ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पहले तीन ऑब्जेक्टिव्स थे ये हमने जो ना लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे। अब जो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं इस सेक्शन के वो हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हैं सेकंड ऑर्डर ओडीईज के वो क्या हैं, किस तरह फाइंड किए जाते हैं। उसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है जो कि हम देखेंगे कि हम बेसिस फाइंड करना चाह रहे हैं इफ़ वन सॉल्यूशन इज़ नोन। अगर एक सॉल्यूशन हमें पता है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, और तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को रिड्यूस करना, ये एक मेथड है। अगर एक सॉल्यूशन नोन हो, ये होता किस तरह है, ये हम आज जो है ना लेक्चर के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं। ये जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये हम देख चुके थे कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं अपने दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना था दैट वाज लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। इनका क्या मतलब है? These concepts are basic to the study of linear differential equations। यानी linear differential equations को स्टडी करने के लिए जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, linear dependence और linear independence। A set of functions f of f1 of x, f2 of x and up to fn of x is said to be linearly dependent on an interval I if there exists constant c1, c2, cn not all zero such that c1 f1 of x plus c2 f2 of x plus so on up to cn fx of n fn of x is equal to 0। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास फंक्शंस हैं, n फंक्शंस हैं और इनके साथ मल्टीप्लाई होने वाले n कांस्टेंट्स हैं। अगर हमारे पास 10 फंक्शन होंगे तो 10 कांस्टेंट्स होंगे, अगर हमारे पास 20 फंक्शन होंगे तो 20 कांस्टेंट होंगे, अगर n फंक्शन होंगे तो n कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे के सारे कांस्टेंट 0 नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 0 भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा जरूर होगा जो कि 0 नहीं होगा, जो कि कोई ना कोई नंबर होगा, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन 0 नहीं होगा। तो n फंक्शन है, n हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, तमाम के तमाम कोएफिशिएंट्स इकट्ठे 0 नहीं हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन है कि c1 f1 of x plus c2 f2 of x so on up to cn fn of x is equal to 0, यानी ये जो हमारे पास है ना लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इसका आंसर क्या हो 0। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट होने की एक और चीज भी हो सकती है कि अगर सारे के सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं तो भी तो 0 हो जाएगा सब कुछ। लेकिन लीनियर डिपेंडेंट का जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि तमाम के तमाम ये जो कांस्टेंट्स हैं जो कि हमारे कोएफिशिएंट्स हैं इस रिलेशन के, वो सारे के सारे लगभग 0 नहीं होंगे। इफ द सेट ऑफ फंक्शंस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल इट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट ना हो तो जाहिर सी बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। फिर इसको मजीद थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, अ सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल I इफ द ओनली कांस्टेंट्स फॉर विच दिस रिलेशन इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इन द इंटरवल आर c1 से लेकर cn तक सारे के सारे कांस्टेंट क्या है 0। ये रिलेशन अगर 0 इस वजह से हो रहा है कि सारे के सारे कांस्टेंट हमारे 0 हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू सेकेंड फंक्शन 0 प्लस 0 इंटू थर्ड फंक्शन 0 प्लस 0 इंटू nth फंक्शन, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। अगर ये रिलेशन 0 हो रहा है इस वजह के सारे कांस्टेंट 0 हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस को हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट पिछले भी हम देख कर आए हैं ये कि सारे के सारे 0 नहीं हैं, तो फिर भी अगर ये रिलेशन 0 आ रहा है तो फंक्शन हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और अगर ये 0 इस वजह से आ रहा है कि सारे के सारे कांस्टेंट 0 हैं तो ये जो फंक्शन है हमारे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस इन द केस ऑफ टू फंक्शंस। अगर हमारे पास दो फंक्शन हो ना f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, तो इस फंक्शन को समझना
ज्यादा आसान है। किस तरह? इफ द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल, अगर तो हमारे पास जो दो फंक्शन है f1 ऑफ x और f2 ऑफ x, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि कोई एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा, देन देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c1 एंड c2 दैट आर नॉट बोथ जीरो सच दैट फॉर एवरी x इन द इंटरवल c1 f1 ऑफ x इज इक्वल टू c2 f2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन इन दोनों कांस्टेंट में से ये दोनों के दोनों गए को 0 नहीं है, इसके बावजूद 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं फंक्शंस। Therefore, if we assume that c1 is not equal to 0, अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो c1 है वो 0 नहीं है। अगर c1 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि इस इक्वेशन के अंदर हम जो हमारा फंक्शन है कौन सा वाला, ये f2 ऑफ x वाला, ये f2 ऑफ x, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा c1 f1 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस c2 f2 ऑफ x। ये देखो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस c2 f2 ऑफ x, फिर दोनों तरफ c1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस c2 डिवाइडेड बाई c1 f2 ऑफ x। और c1 को हमने क्या कहा है कि ये 0 नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ये एज्यूम किया था कि ये c1 0 नहीं है। अब माइनस c1 ओवर c1 ये क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा k f2 ऑफ x। ये जो कांस्टेंट्स का वो हमारे पास डिवीजन हो रही है, इसको हम क्या कह देते हैं k और f2 ऑफ x, ये एज इट इज आ गया। तो f1 ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स f2 ऑफ x where k is equal to minus c2 of c1, that is if two functions are linearly dependent then one is simply a constant multiple of the other। अगर फंक्शन एक दूसरे के ऊपर linearly dependent है तो इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन जो है, ये एक फंक्शन ये किसी दूसरे फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीपल होगा, यानी एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों फंक्शन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये फंक्शन। अगेन इसको देख लो कि अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि c1 0 नहीं है तो फिर ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें से c2 f2 ऑफ x को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, दोनों साइड पर c1 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर f1 ऑफ x बच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा f1 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस c2 ओवर c1 f2 ऑफ x। अब c1 0 नहीं है, ये हमने एज्यूम किया गया है। क्यों? अगर c1 0 होता तो ये इन्फिनिट हो जाता हमारे पास, ठीक है। तो c1 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई नंबर बनेगा, ये हमारे पास कोई नंबर बनेगा, उसको हम कह देते हैं k और f2 ऑफ x एज इट इज आ गया। अब देखो f1 ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स f2 ऑफ x, यानी k अगर कोई नंबर है, मिसाल के तौर पर 2 है अगर k, तो इसका क्या मतलब है कि जो f1 है वो है 2 टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x, यानी कि f1 ऑफ x डिपेंड कर रहा है f2 ऑफ x पर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। Conversely, if f1 of x is equal to c2 of x, अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि f1 of x जो है ना, ये किसके इक्वल है, c2 f2 of x फॉर सम कांस्टेंट c2, देन ये हमारे पास जो है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास ये बन जाएगा। किस तरह भला, कि ये जो f1 of x है इसको इक्वेशन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 0 के। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास देख लो एक कांस्टेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। अगर दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी f1 ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स f2 ऑफ x, f1 ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x। क्या मतलब है कि f1 ऑफ x जो है वो मल्टीपल है f2 ऑफ x का, तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ये दोनों यहाँ पर हमने कहा था कि ये जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये दोनों एक, ये जो हमारे हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, f1 डिपेंड कर रहा है f2 पे, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन से देखो क्या पता चल रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है ये वाले, ठीक है। अब f1 ऑफ x को जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और f1 ऑफ x दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस।
तो ये देखो ये -1 आ गया यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये कांस्टेंट है जो कि f1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि -1 है, ये नॉन जीरो है। तो यही हमारी जो है ना लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन होती है कि सारे के सारे कांस्टेंट जो है हमारे बैक वक्त जीरो नहीं होते। हेंस द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट since at least one of the constants namely c1 is equal to -1 is not zero। at least एक ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। we conclude that two functions are linearly independent when neither is a constant multiple of the other on an interval। फिर क्या होगा कि एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होगा और सारे के सारे कांस्टेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो। For example, if the function f1 of x is equal to sin 2x and f2 of x is equal to sin x cos x are linearly dependent on this interval because f1 of x is a constant multiple of f2 of x। किस तरह बोला, इसको चेक करो कि ये जो हमारा sin 2x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। तो ये जो sin 2x है क्या बन जाएगा, 2 times sin x cos x और ये क्या है sin x cos x। अगर हम इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, f1 of x is equal to f2 of x is equal to 2 times f1 of x। 2 times f1 of x, क्यों 2 टाइम्स का मतलब है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, sin 2x क्या होता है sin x cos x, ठीक है 2 sin x cos x। तो ये हमारे पास जो है ना एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड द फंक्शंस f1 of x is equal to x and f2 of x, ये हमारे पास जो है ना पॉजिटिव रहेगा, हमेशा मॉडुलस फंक्शन है, आर लीनियरली इनडिपेंडेंट। ये कौन से हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों, अगर ये माइनस हो बेशक x, ये हमेशा दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसके ग्राफ जो है ना वो बुक से देखना है, आपको समझ आ जाएगा कि जो है ना एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल ये नहीं बनते, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं हमारे। ओके, एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। एग्जांपल 5 फ्रॉम एग्जांपल 4, जो हमारी एग्जांपल 4 थी, पहले एग्जांपल 5 की स्टेटमेंट देख लो कि cos x एंड sin x इन एग्जांपल 4 फॉर्म बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द ODE। ये हम सॉल्व कराए हैं एग्जांपल नंबर 4 कि y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन थे, कौन कौन से, sin x और दूसरा cos x। फॉर ऑल x बिकॉज देयर कोशेंट is cotangent x is not equal to constant or tangent x not equal to constant, hence y1 is equal to c1 cos x plus c2 sin x is a general solution। ये क्या था, ये लीनियरली डिपेंडेंट हमारा जो है ना वो था लीनियर कॉम्बिनेशन। जो है हमने क्या कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो किसी ODE के तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। किस केस में, अगर ODE हमारी लीनियर और होमोजीनियस है, ठीक है, तो ये जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने जो है ना जो हमारे इनिशियल और कंडीशन थी दो, उनको यूज करते हुए हमने पता लगाया था कि c1 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू -0.5। ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, ठीक है, एंड आई एज्यूम कि आप लोगों ने घर जाके सॉल्व किया होगा, इसलिए आपको पता है कि ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर आए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि sin x और cos x फॉर्म अ बेसिस ऑफ ODE बिकॉज वजह क्या है, y1 डिवाइडेड बाय y2 इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू tangent x इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमारा नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये था हमारा। एग्जांपल नंबर 6, ये जो है ना बकायदा सॉल्व करने वाली एग्जांपल है। इसको जो है ना पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x आर सॉल्यूशंस टू द ODE। ये स्मॉल y होना था यहाँ पे, y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। कि ये हमारी ODE है और ये जो है ये e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x ये सॉल्यूशन है इसके। और हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि y एट 0 इज इक्वल टू 6 एंड y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू -2। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व।
तो y1 को हमने क्या कहा है कि ये e टू द पावर x है और सोल्यूशन और y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x है, ये सोल्यूशन है। अब y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x को लेके चलते हैं। अब हमारे पास y1 जब e टू द पावर x है तो y1 प्राइम क्या होगा, e टू द पावर x, और y1 डबल प्राइम क्या होगा, e टू द पावर x। अब ये डबल डेरिवेटिव और ये फंक्शन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर x, ये आ गया, माइनस ये आ गया, y क्या है हमारा e टू द पावर x, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड। ये देखो राइट हैंड साइड बन गई हमारी। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए, वैल्यूज हमने पुट की सोल्यूशन को लेकर, हम किस किधर पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे। इसका क्या मतलब हुआ कि e टू द पावर x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस ODE। अब हम e टू द पावर माइनस x को भी चेक कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर माइनस x। अब ये डबल डेरिवेटिव और फंक्शन, इनकी वैल्यू जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ODE की, उसके अंदर पुट करते हैं। y डबल प्राइम e टू द पावर माइनस x है, माइनस ये आ गया y e टू द पावर माइनस x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है ODE की। इसका क्या मतलब है कि e टू द पावर माइनस x जो है ये भी सोल्यूशन है। ये तो प्रूफ हो गया अब हमारा, ठीक है, कि e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x ये दोनों के दोनों हमारे ODE, इस ODE के सोल्यूशन है, ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि y1 डिवाइडेड बाई y2 क्या ये हमारा कोई कांस्टेंट नंबर बनता है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास e टू द पावर 2x है, जो कि कांस्टेंट नहीं है। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि दे फॉर्म अ बेसिस फॉर ऑल x, ये बेसिस सॉल्यूशन है हमारे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ODE का, वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। y1 क्या है e टू द पावर x, y2 क्या है e टू द पावर माइनस x। तो ये हमारी जो है ना, इसको हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ गया। अब ये हम क्यों ले रहे हैं, y का हमने डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर एक हमें y चाहिए होता है और y प्राइम भी चाहिए होता है। तो ये देखो ये हमारे पास y तो आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन का, लेकिन हमने y प्राइम भी लेना है क्योंकि हमारी दूसरी इनिशियल कंडीशन दूसरे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए होती है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है। अब इसके अंदर और इसके अंदर जो दो हमारी इनिशियल कंडीशन है उनको यूज करेंगे। हमें ये पता है y एट 0 इज इक्वल टू 6, तो ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद हमें ये पता है कि y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू -2। ये हम कहाँ पे यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन, ये हम इस डेरिवेटिव वाले इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा c1 माइनस c2 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो c2 और -c2 कैंसिल हो जाएंगे। 2c1 इज इक्वल टू 4 और c1 इज इक्वल टू 2। c1 की वैल्यू बेशक इसमें पुट कर दो, बेशक इसमें पुट कर दो, हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये c1 और c2 जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था ये वाला, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ये दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। उसके बाद हम फाइनल चीज कि अगर हमारे पास ODE के अंदर एक सॉल्यूशन नोन हो, हमें पता हो, ऑलरेडी पता हो, या ODE को देखकर पता चल जाए कि यार इसका सॉल्यूशन ये है, बालों का देखकर भी पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाए कि ये सॉल्यूशन ये है, तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से। इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, इट हैपेंस क्वाइट ऑफन दैट वन सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन और इन सम अदर वे, कि एक सॉल्यूशन जो है ना वो हम किसी भी तरीके से फाइंड कर लेते हैं या बाज़ वक़्त इंस्पेक्शन से भी हमें पता चल जाता है। देन द सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर ODE। तो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर को कन्वर्ट कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये देखो हेडिंग क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। क्या मतलब कि ऑर्डर को रिड्यूस कर दो, जो सेकंड ऑर्डर ODE है उसका ऑर्डर रिड्यूस करके सिंगल में ले आओ तो फर्स्ट ऑर्डर ODE बन जाएगी।
This is called method of reduction of order. We first show how this method works in an example and then in general. पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके जनरल डेरिवेशन देखेंगे कि होती किस तरह ही है असल में। अब इंस्पेक्शन से हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स, वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। हम क्या करते हैं, y अगर x है तो y प्राइम क्या होगा 1 और y डबल प्राइम क्या होगा 0। तो y डबल प्राइम जब 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, ये तो पूरी टर्म हमारी क्या हो गई 0। y प्राइम क्या आया था 1, तो 1 इंटू एक्स ये माइनस एक्स बन जाएगा, और ये y को हमने क्या कहा था x है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाय इंस्पेक्शन हमने ये पता लगा लिया कि पहला सोल्यूशन इसका क्या है x है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए हमने जो है ना शुरू में भी ये चैप्टर वन के अंदर भी हमने देखा था कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू u टाइम्स x। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं, तो y प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। इसका दोबारा से जो है ना डेरिवेटिव लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ गया सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे आ गया और सेकंड का डेरिवेटिव 1 वो हमने लिखा नहीं, और इसका डेरिवेटिव u प्राइम आ गया। u प्राइम और u प्राइम 2u प्राइम हमारे पास बन जाता है। अभी देखो हमारे पास y भी आ गया, y प्राइम भी आ गया, y डबल प्राइम भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन y प्राइम और y डबल प्राइम की जो वैल्यूज आई हैं, ये वाली और ये वाली, ये हम कहाँ पुट कर देते हैं, ओरिजिनल ODE के अंदर, इस ODE के अंदर y की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू और y डबल प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं। तो x स्क्वायर्ड माइनस एक्स, ये देखो x स्क्वायर्ड माइनस एक्स एज इट इज आ गया, और y डबल प्राइम जो है इसकी वैल्यू ये दी हुई u डबल प्राइम x प्लस 2u प्राइम, ये आ गया माइनस एक्स टाइम्स y प्राइम की वैल्यू ये आ गई प्लस y किसके इक्वल है u ऑफ x के इज इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया है, सिर्फ y प्राइम और y डबल प्राइम की जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमने इस ODE के अंदर पुट किए हैं, अभी सिर्फ ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली टर्म से भी और दूसरी टर्म से भी, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स 2u प्राइम माइनस u प्राइम ऑफ x माइनस u ऑफ x प्लस u ऑफ x। ये हमने क्या किया है कि इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस u प्राइम एक्स स्क्वायर्ड माइनस u प्राइम एक्स स्क्वायर्ड, और ये क्या बनेगा माइनस ux और एक प्लस ux ये दिया हुआ, तो माइनस ux प्लस ux ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस इसमें से x कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 2u प्राइम माइनस u प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो ये x था हमारा, एक x ये आ गया, एक x यहाँ पे आ गया, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो दोनों साइड पर। जब इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, इस टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे x से तो ये x खत्म हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर सिंगल पावर के अंदर आ जाएगा, और जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये 0 रहेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यू डबल प्राइम प्लस 2u प्राइम को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो इससे भी कर दो, तो 2u प्राइम एक्स माइनस 2u प्राइम माइनस ये वाला जो है टर्म ये एज इट इज आ गई इज इक्वल टू 0। अब 2u प्राइम एक्स माइनस u प्राइम एक्स इज इक्वल टू u प्राइम एक्स ये आ गया, माइनस 2u प्राइम ये आ गया, और फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से ये जो दोनों हमारी टर्म्स हैं ये पहली और दूसरी, इसके अंदर से u प्राइम कॉमन निकाल लिया तो अंदर बन जाएगा x माइनस 2।
फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके अंदर हम जो है कंसिडर कर लेते हैं कि u प्राइम इज इक्वल टू v, यानी कि ये u प्राइम जो है इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, u प्राइम इज इक्वल टू v, ऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए। तो u प्राइम इज इक्वल टू v, तो u डबल प्राइम क्या हो जाएगा, v प्राइम, u डबल प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम। अब u प्राइम और u डबल प्राइम की ये जो वैल्यूज है v और v प्राइम, ये पुट कर दो कहाँ पे भला, इस इक्वेशन के अंदर। तो u डबल प्राइम किसके इक्वल है, v प्राइम के, और u प्राइम किसके इक्वल है, v के। तो ये देखो हमने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वी प्राइम इज इक्वल टू, ये जो वाली टर्म है सेकंड, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगी। ये v प्राइम क्या है, dv बाई dx। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। dv v को इस साइड पर ले आए तो dv ओवर v बन जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 2 और ये वाली टर्म है ये इसके नीचे आ जाएगी, इंटू ये वाला dx, ये भी दूसरी साइड पर आ जाएगा, ये बन गया। x वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर ली, v वाली एक तरफ कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाह रहे हैं हम, तो हम उसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो dv ओवर v इज इक्वल टू, ये जो हमारा है माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, क्या किया है, इसमें से हमने x कॉमन लिया है सिर्फ, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा और x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। ये सॉरी, ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, पूरे के साथ, तो ये माइनस एक्स प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे वाले में से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ये जो माइनस एक्स प्लस 2 है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, माइनस एक्स ये जो है ये वाला, ये आ गया, ये वाला माइनस एक्स ये रहा। अब x को मैं माइनस भी कर देता हूँ और ऐड भी कर देता हूँ, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल, अगेन वही बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस 2 ये वाला एज इट इज आ गया। अब ये माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना बन गया, माइनस 2x, ये वाला x ये आ गया 2, ये आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई। इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 और ये x एज इट इज आ गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई हमारे पास। उसके बाद dv ओवर v इज इक्वल टू, ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस और ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि हमने एलसीएम को सेपरेट कर दिया दोबारा से, तो ये एलसीएम सेपरेट हो गया, x के लिए अलग हो गया और 2x माइनस 1 के लिए अलग कर दिया हमने। अब dv ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2 ओवर x, यहाँ पर मैंने dx जानबूझ कर नहीं लगाया हुआ, जो कि ये चला आ रहा था, यहाँ पे इसने आगे चलना था, इधर आना था, इधर आना था, इधर आना था, इधर आना था, इधर भी आना था, इधर आना था, दोनों के साथ। तो फिर जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं तब मैंने लगा दिया ये तो dv ओवर v इज इक्वल टू dx ओवर x माइनस 1 माइनस 2 इंटू dx ओवर x। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास log v बन जाएगा, ये log x माइनस 1 बन जाएगा, ये log ऑफ ये सॉरी एक क्या कहते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। नो सॉरी, ये log v है, ये log x माइनस 1, ये log x, ये सारे के सारे जो है ना हमारे आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इसकी पावर बन जाएगी, लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको मजीद किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं तो v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं दोनों के साथ, तो x ओवर एक्स स्क्वायर 1 ओवर x बन जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब हमने क्या कंसिडर किया था कि u प्राइम इज इक्वल टू v, तो ये जो v क्या है, ये असल में ये u प्राइम है जो हमने कंसिडर किया हुआ था, ये u प्राइम है, तो u प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर x माइनस x टू द पावर माइनस 2। अब ये u प्राइम का है, du ओवर dx है, du ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस x टू द पावर माइनस 2, ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे du एक तरफ रखा, dx को दूसरी साइड पर ले गए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पर, ये इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये u बन जाएगा और इसका इंटीग्रल log x आ जाएगा और
इसका इंटीग्रल हमारे पास 1/x आ जाएगा। अब u क्या था हमारे पास, u था y, ये क्या कहते हैं y क्या था, u ऑफ x था हमारे पास, u इंटू एक्स था y। असल में देखो हम हमारी जो ODE थी वो y के अंदर थी, y प्राइम y डबल प्राइम y, हमें क्या चाहिए होता है y। अब ये देखो कि y के लिए हम u इंटू एक्स ये क्या था, y के इक्वल था, तो देखो हम y पे पहुंच चुके हैं अब। और हमारे पास जो u है, u ये क्या है log x प्लस 1/x, तो u की जगह log x प्लस 1/x और ये वाला x ये आ गया, तो इस x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या था, हमने देखा था बाय इंस्पेक्शन कि y इक्वल टू एक्स लिया था, फिर y प्राइम 1 आ गया था, y डबल प्राइम 0 था, इन सबको हमने पुट किया था ओरिजिनल ODE में, तो हमें पता चल गया था कि ये सॉल्यूशन है। तो ये कौन सा था, ये मेन सॉल्यूशन था जो हमें पता था। ये कौन सा है, ये हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से फाइंड किया, तो हमारे पास देखो दो सॉल्यूशन आ गए, ये और ये। अब जो सेकंड ऑर्डर ODE है, अगर वो होमोजीनियस लीनियर ODE हो तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो उनका होता है वो भी सॉल्यूशन होता है। अब आपने ये खुद पता लगाना है कि जो गिवन ODE है ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर ODE नहीं है तो जो हमारा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो सॉल्यूशन होगा लीनियर होमोजीनियस के केस में, अदरवाइज नहीं होगा। आपने क्या करना है कि x को और x log x प्लस 1 इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों, ये तो वेरीफाई मैं कर चुका था शुरू के अंदर ही, इसको चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन बनता है या नहीं। ठीक है, और फिर ये भी चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक कर लेना है। अच्छा, अभी ये जो हमने अभी अभी एग्जांपल सॉल्व की है पिछली, इसके अंदर हमने क्या किया, अभी अप्लाइड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टू अ होमोजीनियस लीनियर ODE2, होमोजीनियस लीनियर ODE2 ये थी, इस तरह की इक्वेशन थी हमारी। ठीक है ना, तो इसमें होमोजीनियस की निशानी ये है और लीनियर की निशानी y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे 1 हो उनकी पावर और किसी कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह की हमारी इक्वेशन थी जो पिछले एग्जांपल हमने की है, वो होमोजेनियस लीनियर ODE यहाँ पे आपको पता चल गया। मैंने आपसे कहा था कि खुद देखना है, लेकिन ये पता चल गया आप लोगों को। खैर, नोट दैट वी नाउ टेक द ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म with y double prime not f of x y double prime. This is essential in applying our subsequent formulas. क्या मतलब कि हमारी जो ODE है अगर उसके अंदर फंक्शन यहाँ पर कोई मौजूद है तो पूरी इक्वेशन को उस फंक्शन से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है y डबल प्राइम उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ठीक है ना, वी अज्यूम दैट y1 वी एज्यूम अ सॉल्यूशन y1 ऑफ 2। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का, ये हमारी इक्वेशन 2 थी जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो ये जो ODE 2 है इसका एक सॉल्यूशन है y1, ये नोन है। हम क्या कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन अगर नोन हो तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना, हम ये कर रहे हैं अभी। तो y1 हमने क्या कर दिया, एज्यूम कि ये सॉल्यूशन है, तो ये तो नोन सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वी नीड सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ y2 ऑफ 2 ऑन i। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो फंक्शन, यानी कि y1 जो है वो k टाइम्स ऑफ y2 ना हो, या यूं कह लो कि y1 डिवाइडेड बाय y2 ये कोई कांस्टेंट ना हो, या y2 ओवर y1 ये भी कांस्टेंट ना हो, ये मतलब है इसका। तो टू गेट y2 वी सब्स्टिट्यूट y2 इज इक्वल टू y1, ये वही रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड, यानी ये नोन था, ये हमें पता लगाना है। तो किस तरह स्टार्ट लेंगे कि y2 इज इक्वल टू u टाइम्स y1। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा, y2 प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं
इसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव। एग्जैक्टली इसी तरह इसका भी कर लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव। ये दोनों सिमिलर टर्म हैं, ये दोनों ऐड होके ये बन जाएंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यूजिंग द सेकंड सॉल्यूशन y2 and its first and second derivatives y2 prime and y2 double prime equation 2 gives, क्या मतलब है कि ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर y2 डबल प्राइम, y2 प्राइम और y2 इनकी वैल्यू पुट कर दो। y2 क्या है, u y1 इधर आ जाएगा, y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, y डबल प्राइम की जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो ये देखो u डबल प्राइम y1 प्लस 2u प्राइम y1 प्राइम प्लस u y1 डबल प्राइम, ये देखो ये वाली आ गई, प्लस क्या था p ऑफ p इंटू वाई प्राइम, ये आ गया, ये y प्राइम की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रही, प्लस q ऑफ y था तो y की जगह u y1 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, ये एज इट इज आ गया, p को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p u प्राइम y1 बन जाएगा और p u y1 प्राइम आ जाएगा, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, q u y1 इज इक्वल टू 0। अब हम u2 डबल प्राइम, u प्राइम और u इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो u डबल प्राइम वाली ये आ गई, u प्राइम वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया, और u वाली टर्म कौन सी है, 1 2 3, ये आ गई 1 2 और 3 इज इक्वल टू 0। u डबल प्राइम वाली टर्म्स, u प्राइम वाली टर्म्स और u वाली टर्म्स, इस तरह मैनेज किया हमने इनको। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये जो पहली टर्म है ये तो एज इट इज आ जाएगी, ये जो दो टर्म है u प्राइम वाली, इनमें से u प्राइम कॉमन ले लो और इन तीन में से क्या कॉमन लेंगे, u, तो क्या बन जाएगा, u प्राइम कॉमन आ गया तो 2y1 प्राइम प्लस py1 प्लस u इंटू y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारी एजम्पशन थी, एजम्पशन हमारी ये थी कि y1 इज अ सॉल्यूशन, ये देखो कि y1 क्या है, सॉल्यूशन है। y1 के सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्या होगी, 0, क्यों, y1 इज अ सॉल्यूशन, तो ये 0 इंटू u क्या बन जाएगा, 0। हमारे पास क्या बच गया, u2 डबल प्राइम y1 प्लस u प्राइम इंटू 2y1 प्राइम प्लस py1 इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारी। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, अब मेन पॉइंट, since y1 is a solution of 2 the expression in the last parenthesis is 0, ये वाला लास्ट parenthesis के अंदर ये क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। hence u is gone, u ये तो गया, क्यों, क्योंकि y1 सॉल्यूशन था तो ये हमारा 0 है। and we are left with the ODE in u prime and u double prime, जो हमारे पास ODE बन जाएगी वो किसमें होगी, सिर्फ u डबल प्राइम और u प्राइम के अंदर। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या पुट किया था, u प्राइम इज इक्वल टू v, जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं कि u प्राइम को हम पुट कर रहे हैं कैपिटल U, तो u डबल प्राइम क्या होगा, कैपिटल U प्राइम। ये वैल्यूज जो है ना ये हम पुट कर देंगे। अच्छा, ये जो ODE हमारे पास बनी ये वाली, इसके अंदर हमने क्या किया, y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता है, ये तो 0 है ना हमारी, ये हमारी क्या है, 0। जब y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y1 और y1 कैंसिल हो जाएंगे, u डबल प्राइम बनेगा, ये आ गया, प्लस u प्राइम, इसको जब हम y1 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये आ गया, y1 से डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये यूज करेंगे, u प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल U डबल प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल U प्राइम, तो यहाँ पर हमारे पास U प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल U आ जाएगा, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब U प्राइम, इस टर्म को उठा के इक्वेशन को दूसरी साइड पर ले जाओगे, माइनस बन जाएगी, ये क्या है, du बाई dx है, ये टर्म एज इट इज आ गई,
वेरिएबल सेपरेट कर लो, यू कैपिटल यू वाली टर्म्स एक तरफ और जो एक्स पे डिपेंड कर रही है सारी वो दूसरी तरफ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/u du, इसका भी इंटीग्रल ले लो और ये वाली जो टर्म है इसका भी इंटीग्रल ले लो। तो ये जो ये है ये हमारे पास log u बन जाएगा और ये वाला जो हमारे पास है इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, -2 log y1 माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स। ये देखो ये वाला जो है ये पी डी एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव दिया हुआ ऊपर तो नीचे वाले का लॉगरिथम इसका सोल्यूशन होगा। तो ये आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करो मजीद, ये 2 जो है ये क्या बन जाएगा, y1 की पावर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ये हमारे पास u बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा लॉग और e कैंसिल हो जाएगा, 1/y1 स्क्वायर बन जाएगा और e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, u प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल सॉरी कैपिटल U इज इक्वल टू u प्राइम, ये कहाँ लिया था हमने, ये देखो ये रहा हमारे पास। तो कैपिटल U इज इक्वल टू u प्राइम, तो इसका क्या मतलब है, इस कैपिटल U की जगह u प्राइम यानी कि du/dx हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, du/dx। तो du इज इक्वल टू ये इस इक्वेशन से du किसको इक्वल हो जाएगा, u इंटू dx, ये लिखा हुआ हमने। तो यहाँ से है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड पर इंटीग्रल ले लो, ये u बन जाएगा और इसका इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल u dx बन जाएगा। अब सिंस y2 इज इक्वल टू u y1, ठीक है, तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 u, तो y2 इज इक्वल टू y1 टाइम्स u, ये क्या है, ये रहा इंटीग्रल कैपिटल U dx और कैपिटल U क्या है, ये दिया हुआ यहाँ पे। तो ये देख लो ये आ गया हमारे पास और इसमें u क्या है, ये हमने बताया हुआ है कि ये है u। तो एज u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये जो कैपिटल U है ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा y2 है ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। ये देखो ये u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो y2 भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसका क्या मतलब है कि y2 भी हमारा इस रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से फाइंड किया जा सकता है। Therefore y1 and y2 form a basis of solutions. So this was our section 2.1 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से कोई चीज पूछनी है तो वो पूछो। Any question? चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वजह यह है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी आप लोगों को मैंने बता दिया। फिर उसके बाद सिर्फ ये था कि ये जो मेथड है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाला, ये आप जो है ना चैप्टर 1 के अंदर भी फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज के लिए देखकर आ चुके हो। ये सेकेंड ऑर्डर ओडीईज हैं, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे भाई यूट्यूब पे अपलोड हुआ है और यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद मैंने उसका लिंक भी सेंड कर दिया था आपको ग्रुप में, ठीक है ना। आपको व्हाट्सएप चेक करवाऊँ मैं, एक मिनट मैं भी बता देता हूँ आपको कि मैंने सेंड करके आप लोगों को बता दिया। होल्ड ऑन 20 ये जनाब आप जिस 12 अप्रैल का अपना जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो ज़रा। 12 अप्रैल को आपके ग्रुप में सबसे पहला मैसेज मेरा आया कि जो है ना गूगल मीट का लिंक भेजा हुआ है, क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा हुआ है। उसके बाद ऑन का जो है ना रूल है मेरा ख्याल ये इसका मैसेज आया। उसके फ़ौरन बाद अगला मैसेज मेरा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लेक्चर 9 सेकंड ऑर्डर ओडीई ये अपलोड हो चुका है और यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ है। आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं डाला हुआ? देखो आप बातें जो करते हो ना उसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने पढ़ा ही नहीं, ये मतलब है इसका। मैं तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 12 तारीख का,
आपको स्क्रीन शेयर भी करवा के दिखा देता हूँ, 1 मिनट ज़रा। दो जगहों से प्रूफ दूंगा जी आपको मैं। भेजा हुआ था आपने हमको बोला अभी मेरा स्टार्टिंग में यार घर पे बैठ के पढ़ा करो ना, तभी तो ये क्लियर होगा। मैंने तो सारी चीज़ें की गई, आप लोग जो है ना पढ़ते ही नहीं हो, मसला ही है सारा। एनी हाउ, एनी क्वेश्चन? मैथ जो है ना उसके बारे में एक चीज याद रखो कि मैथ मींस प्रैक्टिस। मैथ कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपके पास जो है ना बुक है या सॉल्यूशन मौजूद है और आप उस सॉल्यूशन को पढ़ लोगे और एग्जाम दे दोगे। इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल। मैथ मींस अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। जो मर्जी कर लो, नहीं हो सकता। पढ़ने से नहीं होता। ये थोड़ी है कि मुताला पाकिस्तान है, आप उसको पढ़ोगे, कहानी आपके जहन में बैठ जाएगी, आप लिख कर आ जाओगे। दिस इज मैथमेटिक्स। सॉल्व करोगे इसको बैठकर, तब जो है ये होना है। आप लोग जो है ना यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ हुआ लेक्चर पढ़े आपने, है नहीं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी जो है ना अपलोड कर दें, तो ऑलरेडी अपलोडेड है। एनीथिंग एल्स?